जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते हुए भारत को आजादी के साथ साथ दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। हिंदू बहुल इलाके को भारत में शामिल किया गया, वहीं मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान में शामिल किया गया। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को लंदन के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था, इसीलिए आज भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इस पूरी योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, डिटेल्स 24/7 में आपका स्वागत है। अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत की छोटी छोटी रियासतों के सामने तीन रास्ते थे। एक वो भारत में शामिल हो, दूसरा वो पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा वो स्वतंत्र रूप से रहें। इसी कारण कई रियासतें भारत में शामिल हुई, कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। वो ना तो पाकिस्तान में शामिल हुए थे, न भारत में शामिल। इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने 3 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और वो श्रीनगर की तरफ बढ़ते हुए मुजफ्फराबाद और बारामूला को जीत चुके थे। बारामूला जो कि श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसी स्थिति देखकर वो पाकिस्तान की सेना को रोकने में असमर्थ होकर महाराजा हरि सिंह भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से संपर्क करते हैं और उनको कहते हैं वो उनकी सहायता के लिए भारत की सेना को भेजे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि जब तक वो जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय नहीं कराते तब तक भारत की सेना उनकी सहायता के लिए नहीं जा सकती। इसी कारण 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह दिल्ली में जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं। वो जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय होते ही भारत की सेना को श्रीनगर भेज दिया जाता है, जो पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ देती है। इसी दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर बैठते हैं। वे 1 अप्रैल 1948 को इसी मुद्दे को यूएन में ले जाते हैं, जो आगे जाकर उन गलती साबित होती है। यूएन संयुक्त राष्ट्र अप्रैल 1948 में 3 दिशा निर्देश जारी करता है। वह कहता कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान वापस बुला ले, भारत अपनी कम से कम सेना जम्मू और कश्मीर में रखे और वहाँ की जनता से जनमत संग्रह कराया जाए। परंतु पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सेना को वहाँ से वापस नहीं बुलाया, जिस कारण आज तक वहाँ पर जनमत संग्रह नहीं हो पाया है। जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 में कराची समझौता होता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं वहीं पर रहे जहां पर वो अभी हैं और उसी रेखा को संघर्ष विराम रेखा माना जाए। जम्मू और कश्मीर का कुल 2,22,000 किलोमीटर वर्ग एक क्षेत्रफल है, जिसमें जम्मू और कश्मीर का 30% क्षेत्रफल पाकिस्तान के कब्जे में है, 10% क्षेत्रफल चीन के कब्जे में है, बाकी 60% क्षेत्रफल भारत के कब्जे में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पीओके कहा जाता है, जबकि चीन के कब्जे वाले क्षेत्रफल को अक्साई चीन कहा जाता है। पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में विभाजित कर रखा है। एक है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर भी कहता है। इसका लगभग कुल क्षेत्रफल 13,000 किलोमीटर वर्ग है। आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यह संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। इसमें एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक परिषद है, लेकिन ये सरकार शक्तिहीन है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करता है। पीओके का दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है, जो कि क्षेत्रफल में लगभग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 5 गुना है, यानी कि लगभग 65,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी राजधानी गिलगित है। 1963 में पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से पीओके का ट्रांसकाराकोरम नामक कुछ हिस्सा चीन को मुफ्त में दे देता है। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत संघर्ष विराम रेखा को ही LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाता है और दोनों देश सहमत होते हैं कि भविष्य में वे इस मुद्दे का बातचीत के जरिए ही समाधान निकालेंगे। 1994 का दिन कश्मीर नीति पर भारत के लिए खास है, क्योंकि इस दिन भारत की संसद ने पीओके पर अपना हक जताते हुए प्रस्ताव पास किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना चाहिए जिस पर उसने कब्जा जमा रखा है। इसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए 26 सितंबर 2020 को यूएन की जनरल असेंबली में भारत कहता है पीओके भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को इसे छोड़ना चाहिए। पीओके का भारत के लिए महत्व। जम्मू और कश्मीर की सीमा कई देशों को लगती है, जिस कारण भारत अगर पीओके पर कब्जा कर लेता है तो उसके कई देशों से संबंध सुधर सकते हैं और व्यापार करने में सहायता होती है। पीओके के माध्यम से भारत मध्य एशिया तक आसानी से पहुंच सकता है और वह ताजिकिस्तान से लाने वाली गैस पाइप को पीओके के जरिए भारत में ला सकता है। पीओके में प्रचुर मात्रा में ताजा पानी होने के कारण यह कृषि संसाधनों, व्यापार व जीवनचर्या को सुधार में काफी सहायक होगा। काफी ऊंचाई पर पानी होने के कारण यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पैदा करता है, जो भारत को उसकी विद्युत आपूर्ति में सहायक होगा। वहीं पीओके में
सोना, कोयला, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, चाक के भी भंडार हैं। पीओके से चाइना सीपैक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालने जा रहा है, जो आने वाले भविष्य में भारत के लिए खतरा हो सकता है। पीओके को लेने में भारत की परेशानियां। पीओके का ऊंचाई पर होने के और भारत की सेना के बंकर का निचाई पर होने के कारण पीओके को जीतने में भारत की सेना को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पीओके की ऊंचाई पाकिस्तान की सेना को युद्ध के दौरान फायदा पहुंचाती है। भारत की नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी भी भारत को पीओके लेने में बाधा पहुंचाती है। पीओके में कई जिहादी संगठन भी कार्यरत हैं, जो भारत के खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं। चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी भी भारत को पीओके लेने में पीओके को भारत में लेने के रास्ते। भारत पीओके में रहने वाले स्थानीय लोगों को पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भड़काने में सहायता करे और जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में जो पीओके के लिए 24 विधानसभा सीटें रिक्त रखी हैं, जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण अधिनियम 2019 के तहत जब तक खाली रखे जाएंगे जब तक कि पीओके भारत का अभिन्न अंग नहीं बन जाता। एक और पाकिस्तान ने पीओके में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट यानी कि विकसित कार्य नहीं किया है, जिसको मुद्दा बनाकर वहां की आम जनता को भारत अपने तरफ कर सकता है। इन मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? कृपया करके कमेंट में बताएं।